सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की शेड्यूल बात करने वाले बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 यानी साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि हम लोगों ने इसे रिवाइज कर लिया तो मतलब ये समझिए कि हमने 30% अपना सिलेबस जो है, मतलब कि बायोलॉजी का 30% सिलेबस रिवाइज कर लिया, क्योंकि यार बहुत लेंदी चैप्टर है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को एकदम पूरा और ध्यान से नोट्स जरूर बनाइएगा। मतलब कि वीडियो में जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा, वरना सब कुछ भूल भाल जाएंगे, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस वो होती है कि जो हमारी बॉडी लाइफ को हमारे मेंटेन करने के लिए जो जो वर्क परफॉर्म करती है, मतलब कि हमें चलना है, खाना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, नाचना है, गाना है, तो जो जो वर्क हमारी बॉडी परफॉर्म करती है इन सभी को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब कि वर्क हैं जो कि हमारी मेरी सेल्स और टिश्यूज मिल करके क्या कर रही हैं, कर रही हैं और उसे परफॉर्म कर रही हैं। तो इस समय मेरा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं जो इस समय मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि मैं अच्छे से आप लोग को पढ़ा सकूं, बोल सकूं। तो ये सभी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है प्यारे बच्चों, समझ में आया? वो प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी की मेंटेनेंस के लिए की जा रही है, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रह सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे को हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में प्यारे बच्चे जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस होती है, तो उस समय जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो इसीलिए प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मूवमेंट बहुत नेसेसरी होती है। जैसे कि यदि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहना है कि वो इस समय जिंदा है या मरा हुआ, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? जब वो लाइफ प्रोसेस को फॉलो करे तब। जैसे जब वो कौन सा फंक्शन दिखाए, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी जब ऐसे ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करता है तो भी हम लोग उसे क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं। जिसमें से ग्रोथ जो होती है उसकी वो सबसे मेन फैक्टर है। जब कोई भी प्यारे बच्चों ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ शो करता है तो हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा ये तो मैंने बता ही दिया व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों लाइफ प्रोसेस समझ में आया? यदि प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, और एकदम ध्यान से सिर्फ सुनिए और अपनी कॉपी में क्या करते चलिए, लिखते भी इसी के साथ साथ चलिए। अब बात करने वाले न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन तो इस चैप्टर की जान है। देखिए न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन प्यारे बच्चों वो मोड होता है, वो तरीका होता है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है। जैसे मैं अपना खाना कैसे लेता हूँ? मैं अपना भोजन किसकी मदद से लेता हूँ? प्लांट्स की मदद से लेता हूँ। कैसे? प्लांट जो होता है उन्हें मैं अपनी फील्ड में उगाता हूँ क्रॉप्स के तौर पे, और फिर क्रॉप्स को मैं अपने घर पे ला करके उन्हें मतलब पका उगा कर खाता हूँ, ठीक है। तब प्यारी बच्चों हमारा मेजर जो सोर्स है वो फूड का क्या है? वो है हमारा मतलब मेजर जो सोर्स है न्यूट्रिशन का वो क्या है? वो हमारा फूड। तो फूड जो होता है ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। मतलब मान लीजिए ये हमारी थाली है, इसमें हमारा कुछ फूड रखा हुआ है, तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में मदद करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हीं फूड की मदद से एनर्जी क्रिएट की जाती है, अभी पढ़ेंगे सिर्फ 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन क्या होती है? वो प्रोसेस जिसके जरिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में लें और उसे यूटिलाइज करें ताकि हम लोग एनर्जी ले सकें, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? हम लोग अपना फूड प्रोड्यूसर से पाते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है भैया? देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का मोड प्यारे बच्चों, वो न्यूट्रिशन का मोड जिसमें वे लोग खुद खाना बनाएं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। जैसे प्लांट्स, क्या आपने कभी सुना है कि जो प्लांट्स हैं वो डिपेंड रहते हैं किसी के ऊपर? नहीं रहते हैं जनरली। क्योंकि यार अब आप लोग कहेंगे कि हाँ मैंने तो सुना है फ्लाइट ट्रैप हुआ, वीनस फ्लाइट ट्रैप, तो वो अलग बात है, ठीक है।
अब प्यारे बच्चों जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है ये अक्सर प्रोड्यूसर इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में खाली ऑटोट्रॉपिक ही ऐसे होते हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मान लीजिए कोई हमारी इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में जो हमारी मशीन है सामान प्रोड्यूस करने वाली, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री किस चीज़ की है? मान लीजिए कि हमारी इंडस्ट्री है यहाँ पे किस चीज़ के लिए, मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक बनाने की इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक बनाने की जो मशीन है वो कौन है? वो है फूड, सॉरी, वो है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले यानी प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर यदि हमें भोजन नहीं बना के देंगे, खाना नहीं बना के देंगे, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें वे लोग खुद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये लोग अपना खाना कैसे बनाते हैं? इन्हें अपना खाना बनाने के लिए पहली चीज़ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ध्यान से लिखते चलिए, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, और इसी के साथ साथ कैटलिस्ट के तौर पे, कैटलिस्ट क्या होते हैं पता है? जो किसी भी रिएक्शन का कारण बने। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कैटलिस्ट मतलब कुछ नहीं, वो आप लोग हायर क्लास में समझ जाएंगे, जाते जाते अपने आप समझ जाएंगे। कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे क्लोरोफिल को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग नहीं मतलब प्लांट यूज करते हैं। तो प्लांट को क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, चार चीज़ चाहिए होती है, किसी प्लांट को चाहिए होती है चार चीज़ अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि ताकि वे लोग क्या बना सके? ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकें। और हमें बचपन से ही पता है ग्लूकोज क्या करते हैं, ग्लूकोज का यूज़ करते हैं प्लांट, ताकि वे अपनी बॉडी में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट हो उसे फुलफिल कर सकें। जैसे कि मान लीजिए प्लांट को, हे मेरी तीसरी पत्ती जो है उसे बड़ा करना है, वो बहुत छोटी है, मान लीजिए उस प्लांट की चौथी पत्ती बीमार हो गई, तो उसे फूड की सप्लाई करनी होगी। तो कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे, पहले फूड बनाए तो सही भी लोग, फिर जब ये लोग फूड बना लेते हैं तो इसी को हम लोग भी खाते हैं, तो यही एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है। कैसे आती है? आप लोग आगे, मतलब जब आप लोग 10th क्रॉस करेंगे आप लोग सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आप अभी के लिए इतना ही जानिए, जब इसे हम लोग खाते हैं इस प्लांट को, तब यही एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों होता क्या है असल में, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे करते हैं? वे फोटोसिंथेसिस अपने क्लोरोप्लास्ट में करते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्यारे बच्चों, उसका फिगर यहाँ पे आपको दिया गया है। जब लीफ को आप लोग ऐसे काटेंगे, ऐसे क्रॉस सेक्शन से काटेंगे, तब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखाई देगा। इसे हम लोग कहते हैं वैक्सीकटाइक, इसे हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ये सब हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। एपिडर्मिस पढ़े हैं ना, कि जो आउटर लेयर होती है ऊपर की, उसी को कहते हैं। अब देखिए लोअर एपिडर्मिस, इसे हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। ये बहुत ही स्पेशल सेल होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में मदद करती है। अब आप लोग पूछेंगे स्टोमेटा क्या होता है? शायद आगे आपको फिगर मिलेगा, पर बताता हूँ। देखिए स्टोमेटा जो होता है प्यारे बच्चों, उसका मेजर फंक्शन यही होता है कि वो क्या कर सके? गैसियस का एक्सचेंज कर सके। मतलब कि मान लीजिए प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड पाएगा कहाँ से? ऐसा तो है कि नहीं उड़ के आ जाएगा। देखिए प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं स्टोमेटा की वजह से। ये है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो प्यारे बच्चों है ये खुला है। अब जो गार्ड सेल है, रुकिए मैं मार्क करता हूँ, ये वाली जो गार्ड सेल है ये क्या करती है? ये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती है। होता क्या है प्यारे बच्चों, जब हायर कंसेंट्रेशन हो जाता है बाहर और अंदर जब कमी हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अपने आप ही इसे छेद करके, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग कह सकते हैं, इसे छेद करके इसके अंदर चला जाता है। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग ये चेक कीजिएगा कि नहीं, कभी कभी होता है, मान लीजिए कोई एक पतला सा ऐसे लेयर लगा दीजिए। ठीक है, एक एक इतना बड़ा टिन लीजिए, टिन, ठीक है, अब इसमें एक होल कर दीजिए इतना बड़ा, फिर इसे प्लास्टिक से ढक दीजिए, फिर इसमें धीमे धीमे पानी भरिए। आप लोग प्यारे बच्चों ये देखेंगे कि जब पानी यहाँ तक आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से लीकेज होने लगेगा। क्यों? मतलब बहुत पतली प्लास्टिक रहेगी तो लीकेज इसलिए होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अंदर है हायर कंसेंट्रेशन, मतलब कि अंदर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी कम है, तो पानी हमेशा बाहर आने की कोशिश करेगा, पानी बाहर आने की कोशिश करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि बाहर तो उतना ही रहता है, पर अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है
तो अंदर अंदर ये चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर कैसे? लो प्रेशर क्या होता है समझ में आता है ना? लो प्रेशर शब्द, लो प्रेशर का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ की कमी। जैसे कि मान लीजिए एक भिखारी है, इधर एक अमीर है, तो जो अमीर रहेगा मान लीजिए वो बहुत दयालु है, तो वो क्या करेगा, वो इसे कुछ पैसे दे देगा, लेकिन भिखारी क्या अमीर को पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसी वजह से प्यारे बच्चों, जब किसी के पास पैसे की कमी हुई तो उसे अमीर वाला दिया। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड झट दे वहाँ पे सप्लाई हो गया। और इसी वजह से जो गार्ड सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो इसे कंट्रोल करती हैं। वो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करती हैं, ताकि खाली ज़रूरतमंद चीज़ ही अंदर जा सकें और ख़राब चीज़ बाहर आ सकें। ऐसा नहीं कि भैया आप खुद, अब मान लीजिए, रुकिए रुकिए, एक एग्जांपल। मान लीजिए प्यारे बच्चों, कोई खजाना वाला दरवाज़ा है, इसके अंदर बहुत सारे खजाने हैं। तो जैसे ये खुलेगा सब लोग इसमें नहीं लूट मार शुरू कर देंगे, मतलब सब लोग इसमें घुसने की कोशिश करेंगे। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, गार्ड लगाते हैं। गार्ड लगाते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड। अब वही सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे भी लगाया है। ठीक है, लगाया गया है ताकि वे क्या कर सके, वे कार्बन डाइऑक्साइड के फ्लो को यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल कर सके। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्लोज स्टोमेटा है, इसे गार्ड सेल ने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसी वजह से यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट को सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। प्लांट को प्यारे बच्चों वाटर और ढेर सारे मिनरल्स जैसे कि फास्फोरस वगैरह हो गए, ये सब कहाँ से मिलते हैं, ये सब उसे उसके रूट से मिलते हैं। मतलब जो प्लांट होते हैं वे अपने रूट से क्या पाते हैं, वाटर। लीफ और स्टोमेटा, लीफ में जो स्टोमेटा होता है उससे क्या पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दो ही चीज़ों की तो ज़रूरत होती है कि नहीं? सिर्फ दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करने में। तो इस तरह से वे लोग क्या कर लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और क्लोरोफिल तो उनके लीव्स में ही होता है, सनलाइट उन्हें बाहर से मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। वे उस प्रकार की न्यूट्रिशन प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग दूसरे से अपना फूड ले, उसे हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक। जैसे कि मान लीजिए कोई खरगोश है, कोई रैबिट है, वो क्या करता है, वो दूसरे से अपना फूड लेता है, घास वगैरह को खाता है, तो ये क्या आ गया, वो हो गया हेटरोट्रॉपिक, सिंपल। अब देखिए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं? जैसे जो अमीबा होता है वो सूडोपोडिया की मदद से पाता है। जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये फूड पार्टिकल है, तो ये अपने सूडोपोडिया को आगे लाएगा और इसे क्या करेगा, ऐसे बंद कर लेगा अपने अंदर। फिर वहाँ पे एक इमेजिनरी, आप लोग कह सकते हैं, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फिर वो उसमें इंजाइम छोड़ छोड़ के उसे डाइजेस्ट कर लेता है। अभी हम लोग आगे इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, वो बाहर से लेता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन का पार्ट, वो न्यूट्रिशन का काइंड जिसमें हम लोग बाहर से फूड मटेरियल को अंदर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। क्यों? क्योंकि हम लोग यार बाहर से फूड को सोर्स के तौर पे लेते हैं। ठीक है कि नहीं? अरे हम लोग बाहर से ही ना फूड को लेते हैं, तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, वो होता है होलोजोइक। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, मान लीजिए हमारी बॉडी है। अब हमने जैसे ही भोजन को अपने मुंह में डाला, तुरंत जो सैलिवरी ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और सैलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम रिलीज करती है। लिखते चलिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा, सब कुछ भूल भाल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके। तो सैलिवरी एमिलेज नाम का एक एंजाइम फटाफट से रिलीज होता है। वो क्या करता है, वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जो प्लांट में स्टार्च होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन कर देता है। अब बहुत लोग पूछेंगे स्टार्च क्या होता है। स्टार्च तो आप लोगों ने 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूँ। देखिए, जो लीव्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो जब खाना बनाते हैं अपना, तब बेचारे लोग कुछ ही खाना यूज़ कर पाते हैं। जो खाना बचता है उन्हें स्टार्च के फॉर्म में क्या कर देते हैं, उन्हें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। अब फिर यही लीव्स को जो हम लोगों ने खाया, मतलब जब इस लीव्स को हमने खाया, तो उसी के माध्यम से, उसी के जरिए स्टार्च हमारे अंदर भी आ गया। तो वही स्टार्च जो हमारे मुंह में आ जाता है तो वो शुगर में बदल जाता है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद वो माउथ से होते हुए ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होते हुए स्टमक में आता है।
अब बहुत ही ध्यान सुनिएगा। स्टमक जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 टाइप के आप लोग कह सकते हैं चीज़ें होती हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक का जो मीडियम होता है, लिखते चलिए, स्टमक का जो मीडियम होता है उसे एसिडिक बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक का जो मीडियम होता है उसे एसिडिक बनाता है। अब इसके बाद जब मीडियम एसिडिक बन गया तो वहाँ पे एक एंजाइम पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पेप्सिन, वही पेप्सी वाली पेप्सिन, ठीक है। तो जो पेप्सिन नाम की एक एंजाइम होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है और फिर वो एंजाइम यहाँ के प्रोटीन को क्या करती है, तोड़ती है ताकि उसे मतलब कि सल्यूबल बनाती है, ताकि उसे हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। अरे भैया, जो सेल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। अब सेल्स बहुत छोटे होते हैं तो उनका खाना उनसे भी छोटा होना चाहिए। तो सोचिए जब आप लोग इतना बड़ा बड़ा खाना, मतलब कि हम लोग अपने मुंह में बहुत बड़ा खाना लेते हैं अपने हाथ से, तो उसे यदि तोड़ेंगे नहीं छोटे छोटे पीसेस में तो सेल कैसे एब्जॉर्ब करेंगी। तो उसी वजह से यहाँ पे प्रोटीन को तोड़ा जाता है इंजाइम्स की मदद से। इंजाइम्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। हर बात क्लियर करते चलिए और लिखते चलिए। इंजाइम क्या होती है? इंजाइम एक प्रकार की ऐसी केमिकल सब्सटेंस होती है जो कि क्या करती हैं, फूड को तोड़ने में मदद करती हैं। क्यों तोड़ते हैं? ताकि उन्हें सेल अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें, सेल उन्हें यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बाद ये फूड जो होता है ये यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे। फिर जैसे ये यहाँ पे आता है, अब ध्यान से, लीवर में बाइल नाम का एक चीज़ पाया जाता है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब बाइल जो होता है, जो लीवर ग्लैंड में होता है, वो क्या करता है, वो एसिडिक मीडियम को बेसिक बनाता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम को बेसिक बनाता है। एसिडिक मीडियम को बेसिक क्यों बनाता है? ताकि प्यारे बच्चों पैनक्रीज में फिर से जब फूड को और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाए तो कोई दिक्कत ना आए। पैनक्रीज में भी कई सारी एंजाइम पाई जाती हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया। तो ये सब क्या करती हैं, जो पैनक्रीज एमिलेज हो गए और ट्रिप्सिन हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फूड को और छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। अब प्यारे बच्चों, फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर जो जो वेस्टेज वगैरह होते हैं उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन में भेज के एनस के जरिए निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं फिर से समझाता हूँ, क्यों? क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फूड को हमने लिया, हाँ लिया, मुंह में डाला, हाँ डाला। अब फूड इतना बड़ा है कि यार मुंह कहेगा भैया देखो इतना बड़ा फूड है, सेल तुम्हारी इतनी छोटी है, वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगी, इसे तुम तोड़ो। तो पहले तो हम लोग इसे दांत से तोड़ते हैं, फिर इसमें सैलिवा मिक्स होकर के इसके स्टार्च को शुगर में बदल देता है। फिर उसके बाद फूड आता है फूड पाइप के जरिए स्टमक में। स्टमक में इसे और छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, किसकी मदद से? एंजाइम पेप्सिन की मदद से। अब फिर उसके बाद यहाँ पे मकस होता है, कहाँ पे? स्टमक में हमारे मकस होता है, ताकि स्टमक जो है वो खराब ना हो। मतलब कि भैया यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आई तो उसका गलत इफेक्ट ना हो जाए, उससे कुछ नुकसान ना हो जाए। इसी वजह से हमारी जो बॉडी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या करती है, मतलब जो हमारा स्टमक होता है वो मकस प्रोड्यूस करता है, जो कि उसके इफेक्ट को थोड़ा सा बचाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए फूड और छोटे पीसेस में टूट गया। उसके बाद लीवर में बाइल पाई जाती है, जो कि इस मीडियम को एल्कलाइन बनाती है या फिर बेसिक बनाती है, ताकि प्यारे बच्चों वो न्यूट्रलाइज हो सके, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एसिड प्लस बेस का रिएक्शन क्या देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। तब उससे क्या होगा, एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट तो गया। अब बात करते हैं, अब इसके बाद फूड आया पैनक्रीज में आ गया। पैनक्रीज में से और छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है ट्रिप्सिन वगैरह की मदद से। फिर उसके बाद वो पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऐसे सोख लिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो उस फूड को खा लेते हैं, भैया उनका काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो ऐसा चीज़ जो अच्छे से न डाइजेस्ट हो पाया हो वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, फिर एनस के जरिए निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम था किसके बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। आया कि नहीं? यदि आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, डेंटल कैरीज के बारे में। ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा दांत होता है सड़ता है ना, बस वही डेंटल कैरीज होता है। तो होता क्या है कि जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा मीठी चीज़ों को खाते हैं, जब हम लोग मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं, तब वहाँ पे हमारे दांत में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे?
जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भैया अपना फूड तो चबा जाते हैं, मतलब कि अपना जो मीठा चीज़ है हमारे दांत में जो प्रेजेंट छूट जाता है उसे वो लोग तो खा लेते हैं, लेकिन हमारे माउथ के मीडियम को एसिडिक बना देते हैं। जिसे ठीक कैसे किया जाता है, सुबह को जब आप लोग टूथब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट का जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कुछ अल्कलाइन पाया जाता है जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आप लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में या फिर 2 में, एसिड बेस साल्ट कौन सा चैप्टर शायद 2 वाला है, उसमें आप लोग ऑलरेडी इसे पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन मतलब प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बहुत अंतर है। ब्रीदिंग में हमने क्या किया, इनहेल एक्सेल, बस खत्म, ब्रीदिंग खत्म। इनहेल मतलब क्या, मतलब हमने एक बार सांस ली, एक बार सांस छोड़ी, तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सेल हो गया, तो यही हमारी ब्रीदिंग हो गई। हमने ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, ये हमारी ब्रीदिंग। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो इससे भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में प्यारे बच्चों जो हमारा फूड होता है उसे ऑक्सीडाइज किया जाता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है ताकि जो फूड है, सॉरी, जो फूड है उसे एनर्जी की तरह, मतलब उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। इतना समझ में आया। रेस्पिरेशन क्या होती है भैया, देखिए रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को ऑक्सीडाइज करके उसे एनर्जी के फॉर्म में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, भोजन की एनर्जी बना दी जाए। मतलब मैंने मान लीजिए 4 किलो खाना खाया, सॉरी 4 किलो मान लीजिए मैंने खाना खाया, तो उससे मुझे मान लीजिए 10 किलो एनर्जी बनानी है, तो कैसे बनेगी, रेस्पिरेशन के जरिए बनेगी एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है। अब रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो रेस्पिरेशन होती है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, ध्यान से लिखते भी चलिए, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम लोग एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन एयर के प्रेजेंस में हो, उसी को हम लोग कहते हैं एरोबिक। जब फूड का ऑक्सीडेशन एयर के अब्सेंस में हो तो उसे हम लोग कहते हैं एनारोबिक। यहाँ तक क्लियर है। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो, और मतलब ऑक्सीडेशन मतलब समझ रहे हैं ना, अरे भैया पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री के कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि फूड में हम लोग ऑक्सीजन मिला दे, बस यही समझिए, फूड में ऑक्सीजन मिला देना ऑक्सीडेशन कहलाता है, बस यही समझिए। पहले चैप्टर में वैसे भी आप लोग पढ़े होंगे यार, इतना तो आता ही होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि जो फूड है, हाँ, उसे हमने ऑक्सीडाइज कर दिया तो वो प्रोसेस हो गई रेस्पिरेशन। अब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैंने फूड को ऑक्सीडाइज किया तो वो तो वो क्या हो जाता है, एरोबिक। जब मैंने ऑक्सीजन के अब्सेंस में उसका ऑक्सीडेशन किया तो वो होता है एनारोबिक। यहाँ तक क्लियर है। अब प्यारे बच्चों होता क्या है, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। एनर्जी प्यारे बच्चों बनती है हमारे बॉडी में कई सारे प्रोसेस के द्वारा। पहला, इससे पहले हम लोग एनर्जी में जाएं, पहले मैं आप लोग कुछ चीज़ बताता हूँ। पहला आप लोग जानना होगा पायरुवेट क्या होता है। ये एक कार्बन का 3 कंपाउंड होता है जो कि आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, अभी तो नहीं पढ़े होंगे, शायद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना जान लीजिए कि पायरुवेट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बस पाया जाता है, बस पाया जाता है, ठीक। अब प्यारे बच्चों जो पायरुवेट होता है, जो कि मैं आप लोग डायग्राम पास लेकर चलता हूँ, देखिए जो ग्लूकोज होता है हमारा, उस वो क्या होता है, वो पायरुवेट में उसे चेंज किया जाता है, कब, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म प्यारे बच्चों या तो हम लोग उसे ऑक्सीजन दे, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडाइज करते हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस करके पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। फिर पायरुवेट से हम लोग अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसका प्रोडक्शन करते हैं। इतना क्लियर है। इससे हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। अरे ये डायग्राम देखिए बहुत सिंपल डायग्राम है, ये एनसीईआरटी ने दिया है, तो यार इसमें तो आप लोग समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज है, हाँ, उसका ग्लाइकोलिसिस हुआ, वो चेंज हो गया पायरुवेट में। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो पायरुवेट में चेंज हो जाता है। हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, बस इतना ध्यान रखिए। ग्लूकोज है,
हाँ है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बन गया, बस काम खत्म। अब जो पायरुवेट होता है तो उसे हम लोग ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसे एनर्जी के फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब ऑक्सीजन का अब्सेंस होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है प्रेजेंट, तब हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी। और एनर्जी यहाँ पे खाली दो ही आती है, यानी कि खाली 2 एटीपी प्रोड्यूस होती है। जब हमारा ऑक्सीजन का लैकनेस होता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी खाली 2 ही एटीपी फॉर्म होता है। एटीपी समझ रहे हैं, एटीपी मतलब होता है प्यारे बच्चों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एटीपी होता है ये हमारे सेल में प्रोड्यूस किया जाता है, रुकिए बताता हूँ। नहीं यहाँ पे देखिए, हमारे सेल में, हमारी बॉडी की जो सेल होती है, यहाँ पे एडीपी नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। ठीक है, रुकिए रुकिए और डिटेल में इसे समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एकदम 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 ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारी एक सेल है, ठीक है। अब इसके पास एडीपी पहले से ही होता है, मतलब कि इसके पास थोड़ी सी एनर्जी पहले से ही रहती है। कौन सी एनर्जी, एडीपी के फॉर्म में। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब प्यारे बच्चों, जब ये फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जो एडीपी होता है, जब ये फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद हमारे रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी मिली है हमें, मतलब कि नई एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। अरे जो ग्लूकोज होता है उसका जब हमने ग्लाइकोलिसिस किया था तो क्या फॉर्म हुआ था, पायरुवेट। अब जब पायरुवेट को यदि हम लोग फिर से चेंज करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है कि नहीं, देखिए पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलिसिस किया। अब जब ग्लाइकोलिसिस किया तो हमें मिला पायरुवेट। अब पायरुवेट का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें मिलता है एनर्जी। और उसी एनर्जी का रिएक्शन जब हम एडीपी और फॉस्फेट के साथ करा देते हैं, उसे हम लोग एनर्जी जो होती है उसे हम लोग एटीपी कहते हैं, ठीक है। फिर इस तब हमारे पास क्या आती है, हायर एनर्जी फॉर्म होकर के आती है। मतलब समझे नहीं, ये वाली एनर्जी, ठीक है। देखिए नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिए फिर से बताता हूँ। जैसे मैं भी बोलने में हड़बड़ा जा रहा हूँ तो शायद उसी वजह से आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखिए होता क्या है, एक सेल है, हाँ है, इसके अंदर पहले से ही एडीपी स्टोर रहती है। कौन सी, एडीपी, ठीक है। एडीपी जब प्यारे बच्चों इसके अंदर पहले से ही स्टोर रहती है तो इसके बाद ये फॉस्फेट लेता है, फॉस्फेट लिया, ठीक है। अब एडीपी और फॉस्फेट, एडीपी और फॉस्फेट जो दोनों होते हैं, एटीपी लिख दिया, फिर मैं लिख दिया मान लीजिए फास्फोट। अब इसके साथ में एनर्जी कंबाइन होती है, वो एनर्जी जो हमें रेस्पिरेशन से मिली है। फिर जब जैसे ये एनर्जी कंबाइन होती है तब हमें हाई एनर्जी मिलती है। कैसी एनर्जी, हाई एनर्जी। एडीपी के पास भी लो एनर्जी, हाँ, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिली और फास्फोरस से जो एनर्जी मिली, इन तीनों को जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तब हमें एक हाई एनर्जी मिलती है, तब हमें एक हाई एनर्जी मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आया, अब समझ में आ गया होगा। तो एडीपी और एटीपी का चक्कर यही है। एटीपी जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं यार माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल है, तो यही पूरी पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। एडीपी जो होता है वो फास्फेट और उसी के साथ साथ किसके साथ रिएक्शन करता है, एनर्जी के साथ करता है, जो कि हमें मिली है किसके दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। और ओवरऑल हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, ओवरऑल जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो निकल करके आ जाता है एटीपी का। एटीपी का यूज़ तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारे कामों को करने के लिए करते हैं। अब इतनी बात यदि आपको समझ में आई तो मैं फिर से ये समझाता हूँ कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ बातें जाननी होंगी। पहली बात ये कि कार्बन का जो 3 कंपाउंड होता है उसे हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड, कहते नहीं है, मतलब पायरुविक एसिड एक कार्बन का 3 कंपाउंड है, ठीक है। आप लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि कार्बन का 3 कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल होता है उसे हम लोग कहते हैं पायरुविक, और 6 कार्बन का जो 6 एटम होता है उसका एक कंपाउंड होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और इसी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी यहाँ पे हम लोग यूज में लेंगे। 3 चीज़ आपको पता चली।
समझी। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग किसे ले रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस को। रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, अभी बताया, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करते हैं। किसे, पायरुवेट को। पायरुवेट क्या होता है, पायरुवेट जो होता है वो कार्बन का थ्री कार्बन का एटम होता है, मतलब कि 3 कार्बन एटम होते हैं, उससे मिला के एक कार्बन का कंपाउंड बनाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आया। पायरुविक एसिड और पायरुवेट एक ही बात है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं पूरा एकदम फिर से इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो रुकिए एक सेकेंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसे सीखने जा रहे हैं। पहले मेरे पास में था ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे आया पता चला, ग्लूकोज हमें मिला है प्लांट से। ठीक है, मतलब कि उनके पास जो स्टार्च रहता है, जब उसे हमने खाया, फिर उसे सेलिवा ने क्या चेंज कर दिया, सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज में चेंज कर दिया, सेलिवरी एमिलेज ने। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, जो सेलिवरी एमिलेज थी इसे ग्लूकोज में चेंज कर दी। अब इसका ग्लाइकोलिसिस होता है, क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर ये फॉर्म हो जाता है, क्या फॉर्म हो जाता है, पायरुवेट। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करते हैं तो पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब पायरुवेट है, इसे यदि हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन मतलब इसे जब ऑक्सीजन हम लोग सप्लाई करेंगे, तब ये टूट जाता है कुछ कंपाउंड्स में। तो वो कौन कौन से कंपाउंड में टूटता है, पहला आ जाता है हमारा CO2, लिखते चलिए, दूसरा आ जाता है H2O, तीसरा आ जाता है ATP। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमारा ओवरऑल रिएक्शन कैसा है, पायरुवेट है, उसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, यानी कि उसे ऑक्सीजन का दिया, तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP। 38 ATP नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे आइए, अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब खाली ये वाला पार्ट देखिएगा, देखिए ये वाला पार्ट, यही वाला सिर्फ आप लोग को अब देखना है। देखिए जो ग्लूकोज है, उसका पहले हमने यहाँ पे क्या किया, 6 कार्बन, ग्लूकोज तो 6 कार्बन मालिक्यूल है। ठीक है, तो उसे पहले हमने साइटोप्लाज्म में क्या किया, उसे हमने ग्लाइकोलिसिस करके पायरुवेट में चेंज कर दिया। किसी ग्लूकोज को मैंने पायरुवेट में चेंज कर दिया, देखते चलिए यहाँ फिगर में। अब उसके बाद ये वाला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन के रहते मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे उसे चेंज कर दिया। अब यानी कि हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे ऑक्सीडाइज कर दिया, किसी पायरुवेट को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया, तो हमें ये मिला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इस तरह से हमें एनर्जी मिलती है और उसका यूज हम लोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होता है, तब वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, तब वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्या करती है, लैक्टिक एसिड आपके पैर में जैसे नहीं कहते हैं मोच आ गई, क्रैम्प आ गया, ठीक है, तो उसका कारण बनती है। जब कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ देते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर रूप से एक्सरसाइज कर देते होंगे, तब आपके पैर में बहुत दर्द होता होगा। वो क्यों होता है पता है, क्योंकि उस समय आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा, जब आप लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो ज़्यादा एनर्जी कहाँ से पाएगी, बाहर से बाजार से खरीद के तो लाएगी नहीं, आपकी बॉडी में से ही पाएगी। तो बॉडी की जो मसल्स होती हैं उस पार्ट की, जिस पार्ट से आप लोग काम कर रहे हैं, वो मसल्स अपने आप ही मतलब अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती हैं। कैसे, उन मसल सेल्स के पास भी ग्लूकोज रहता है, वो लोग उसका ग्लाइकोलिसिस करके पायरुवेट में चेंज कर देती हैं, और फिर ऑक्सीजन तो रहता नहीं है उनके पास, तो वे लोग क्या कर देते हैं, इसे अपने में ही तोड़ लेते हैं। तो जब ये लोग इसे तोड़ते हैं एनर्जी के लिए, तो उन्हें एटीपी तो मिल जाती है, मतलब मसल्स जो होती हैं वो इन्हें एनर्जी तो दे देती हैं, पर इसी के साथ एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ये बहुत ही नुकसान करता है किसे, हमारे मसल्स को। ठीक है, जो कि यदि हम लोग ठीक करना चाहें तो उसे मसाज वसाज ठीक कर लेते हैं। किसे, हमारा जो पैर में एक एक बार क्रैम्प नहीं आ जाता है उसी को। ठीक प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, आगे, लेकिन उससे पहले आप लोग बता देता हूँ प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है।
प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो उनकी स्टोमेटा की मदद से होता है। जो स्टोमेटा होती है वे क्या करते हैं, वे प्लांट को रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं। और इसी के साथ साथ जो वुडी प्लांट होते हैं, मतलब जिनके पास क्या होती है, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर की वुड होती है, वो कैसे करते हैं, वो अपने लेंट्रिकल्स के जरिए करते हैं। नोट कर लीजिए, लेंट्रिकल्स किसके जरिए, लेंट्रिकल्स के जरिए वे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे प्लांट जिनके पास वुड होती है बहुत भारी भारी, मतलब बहुत मोटी तगड़ी लकड़ियाँ होती हैं, वे लोग उनकी जो स्टीम्स होती हैं वो लेंट्रिकल्स के जरिए क्या करती हैं, लेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके जरिए रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। यहाँ पे प्यारे बच्चों नसल पैसेज के जरिए हमारे अंदर एयर आती है, फिर ऐसे आते 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 यहाँ से गुजर के फिर यहाँ पे आ जाती है। अब देखिए एयर का रोल शुरू होता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमारा मतलब कि जो विंड पाइप होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। अब फिर जब ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, फिर ये अंदर जा करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। देखिए विंड पाइप पहले दो पार्ट में डिवाइड हुई तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकी। फिर वो जब अपने में डिवाइड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोलस। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो ब्रोंकियोलस होते हैं वे क्या करते हैं, वे फिर से उनमें छोटे छोटे एल्वियोली पाए जाते हैं। मतलब ये आप लोग देख रहे हैं कुछ गोल गोल सा आप लोग को दिख रहा होगा, ये ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, जो छोटे छोटे गोल गोल से होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एल्वियोली। जो एल्वियोली होते हैं यही गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। मतलब कि यदि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना है तो यही मदद करते हैं। इसे हम लोग समझते हैं चीनी वाले एग्जाम्पल से। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कि मैंने एक चीनी की फैक्ट्री खोली है, किसकी, चीनी की, शुगर की फैक्ट्री। अब शुगर मिल में प्यारे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे ढेर सारे बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, उन्हें चेंज किया जाता है, किसमें, शुगर में चेंज किया जाता है। अब शुगर को प्यारे बच्चों हम अपने ट्रक में या फिर आपकी जो भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वहाँ पे हमने ओवरलोड कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब हमने इसे ओवरलोड कर दिया तो शुगर को पहुंचा दिया दुकानदारों के घर। ध्यान से समझिए, इसी प्रोसेस से मैं आपको समझाऊंगा। अब जब दुकानदारों के घर गया तो दुकानदार इसे कुछ पैसे देंगे जो कि ये वापस लाएगा, या तो अपने मालिक को देगा या तो किसे देगा, अपने ही रख लेगा। ठीक है, बहुत लोग रखते हैं। अब इसी प्रोसेस को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों वही चीज़ होती है। मान लीजिए कि हमारा जो शुगर मिल की फैक्ट्री है वो यहाँ पे है। अब प्यारे बच्चों जो एल्वियोली होते हैं ये हमारी मान लीजिए फैक्ट्री है। अब एल्वियोली जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कैसे, क्योंकि जो लंग्स होता है वो हमारे एयर को क्या करता है, प्यूरिफाई करके, मतलब ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, मतलब निकाल देता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो इस तरह से हमारे ब्लड में आ गया। अब मान लीजिए ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जब लोड हो जाता है फिर इसके बाद ये सेल के पास पहुंचता है। जिस सेल को भी मतलब सभी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, ताकि वे लोग पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल सकें। ठीक है, तो इसीलिए सभी सेल को, ये मान लीजिए ये कोई सेल है, इसे ऑक्सीजन पहुंचा दिया, हाँ भैया तुम्हारा काम हो गया, चलो मुझे पैसे दो। फिर ये इसे पैसे दे देगा। अब जब ये इसे पैसे दे देगा तो ये पैसा ले करके भागता है कहाँ पे, किडनी के पास भी भाग सकता है, पहले हार्ट के पास भी भाग सकता है। ठीक है, तो वो बात हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसे पैसा मिल जाता है, किसे, ट्रक ड्राइवर को या फिर ट्रांसपोर्ट जो भी है आपका व्हीकल, उसे पैसा मिल गया। ठीक है, फिर वो निकल गया। तो प्यारी बच्चों उसी प्रकार से यहाँ पे जो ब्लड होता है पहले उसमें ऑक्सीजन लोड किया जाता है, चीनी हमने लोड कर दी, फिर ये पहुंचा दिया सेल के पास। सेल कहता है मैं तुम्हें खाली हाथ तो जाने नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। तो उसका जो वेस्ट होता है सेल उसे पैसा थोड़ी देता है, सेल उसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि वो लेकर के, मतलब कि उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो उसी हिसाब से लेकर के कहाँ पे जाता है, या तो किडनी में लेकर, नहीं किडनी में ही लेके जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा रिस्पायरेशन जो है वो होता है। तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन कैसे होता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बहुत आसान है, बस अब हमने गाड़ी लोड कर ली, बहुत बढ़िया किया, उसमें चीनी जो आई उसे हमने मतलब दुकानदार घर पहुंचा दिया। दुकानदार ने हमें कुछ दे भी दिया, मतलब खाली हाथ नहीं छोड़ा, अपने घर का कूड़ा कचरा दे दिया। ठीक है, अब उस कूड़ा कचरा है उसे हमने ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके जाना है, लेके जाना है हमें किडनी के पास। लेकिन उसके लिए भैया पेट्रोल भी तो चाहिए। अरे आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो कैसे पहुंच जाएंगे। तो पेट्रोल जो होता है वो हमें चाहिए। अब वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिलेगा पेट्रोल पंप पे।
अब हमारे बॉडी का पंप कहाँ है? हार्ट है। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ पहुँचता है? वो हमारे हार्ट के पास पहुँचता है। फिर हार्ट उस ब्लड को पंप करता है, कुछ प्रेशर दे देता है ताकि वो उस प्रेशर से जा सके किसके पास? किडनी के पास। फिर किडनी उसे क्या कर देती है? प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन पहले हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होता है? हार्ट के जरिए होता है। हार्ट को हम लोग पंपिंग आर्गन भी कहते हैं। पहले हार्ट के बारे में कुछ जानकारी जान लीजिए। हार्ट को हम लोग और क्या कहते हैं? पंपिंग आर्गन भी कहते हैं। अब ध्यान से हार्ट का स्ट्रक्चर देखिए और इसे क्या कीजिए? समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों। इस पहले स्ट्रक्चर के एकदम ध्यान से एक एक नज़र घुमा लीजिए, एक बार पूरी चारों तरफ, मतलब इस फिगर को एकदम ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब देखिए, समझाता हूँ। होता क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा लंग्स है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? लंग्स। यल से मैं लंग्स डिनोट कर रहा हूँ। अब जो लंग्स है, इससे कनेक्ट होती है कौन सी वीन? पुलमोनरी वीन। वीन जो होती है, वीन अब आप लोग जानते हैं नस। वीन और आर्टरी दो पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ जो हमारा ब्लड होता है वो किसका बना होता है? पहली बात प्लाज्मा का बना होता है। दूसरा आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तीसरा किसका बना होता है? डब्ल्यूबीसी का बना होता है। अब देखिए, और चौथा हो गया हमारा प्लेटलेट्स। अब जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है। मतलब आप लोगों को खून कुछ पानी पानी सा लगता है ना? अरे भैया, जो खून है वो वाटर की तरह होता है ना, मतलब लिक्विड होता है। लिक्विड होता है ना, मतलब आप लोग कुछ दिखता होगा। तो जो खून का फ्लूइड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, आप लोग कह सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, हमारे खून में आरबीसी पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्पलेसेस। अब ये क्या करती हैं? रेड ब्लड सेल्स में होमोग्लोबिन नाम का एक एलिमेंट, नहीं आप लोग कह सकते हैं चीज़ पाई जाती है, होमोग्लोबिन नाम की, जो कि क्या करती है? जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। ब्लड का स्ट्रक्चर आप लोग बता रहा हूँ, नाइन्थ में भी पढ़े। डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी डिजीज से फाइट करने में मदद करते हैं। कोई नई बीमारी आ गई तो उसे फाइट करने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? जब कभी भी आपकी स्किन पे कोई डैमेज हो जाता है, आप स्किन पे कुछ कट गया, तो उस केस में जो प्लेटलेट्स होते हैं ये यहाँ पे क्लॉटिंग करते हैं, मतलब कि थिन फाइबर लगा देते हैं ताकि इसके वो बाहर ब्लड न जा पाए। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, रुकिए एक सेकेंड। मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, ठीक है। अब हमारा ब्लड तो ऐसे ऐसे रहता ही है। अब जो ब्लड है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ कट गया, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो भाग के आएगा, मतलब कि ब्लड फ्लो तो होता ही है। तो फ्लो होकर के जैसे ही ये बाहर होगा तो ये बहने लगेगा। अब जब ये बहने लगेगा तो ब्लड का बहुत लॉस हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे एक छोटी सी पतली पतली लेयर का फॉर्मेशन करती है कौन? प्लेटलेट्स, ताकि ब्लड जो है उनके लॉस को रोका जा सके, ताकि ब्लड का कम लॉस हो, मतलब कि जो ब्लड का लॉस है उसे रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तब प्यारे बच्चों, हमारी ब्लड का लॉस रिड्यूस हो जाएगा तो हमें थोड़ी कम बीमारी होगी, मतलब समझ रहे हैं ना। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है यहाँ पे? हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को तीन बातें पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं। ऐसे ब्लड जिनके पास ऑक्सीजन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जो एल्वियोली से होकर के आया है, जिसके पास ऑक्सीडेशन है, मतलब कि ऑक्सीजन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे भैया, जिस ट्रक के पास चीनी है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वे ब्लड होते हैं जिनके पास चीनी नहीं है, यानी कि जो दुकानदार को चीनी दे करके आ रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के ब्लड होते हैं, पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ रहा है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन? जिनके पास ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड कौन? जिनके पास ऑक्सीजन न हो। अब दूसरी बात ये आपको समझ में आनी चाहिए कि वीन्स, आर्टिलरी, आर्टरीज, कैपिलरी क्या होती है। वीन्स वो होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी वे लिखते भी चलिए, नोट भी करते चलिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। नोट वोट नहीं करेंगे फिर वही कहेंगे कि नहीं समझ में आएगा, और रिवाइज भी आप लोगों को करना पड़ेगा बार बार अपने नोट्स को। देखिए, वीन्स वे होते हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। आर्टरीज वे होते हैं जो कि हमारे अंदर फूड की सप्लाई वगैरह करने का काम करते हैं। कैपिलरी वे होते हैं जो आर्टरी और वीन दोनों को जोड़ते हैं। आर्टरी और वीन जो दोनों को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं कैपिलरी।
तो कैपिलरी क्या होती है, जो आर्टरी और वीन दोनों को जोड़े उसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरी। ठीक, अब बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं इस फिगर पे, देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारे पास में ये लंग है हमारा। अब लंग जो होता है इसके पास प्यारे बच्चों क्या होती है, पुल्मोनरी वीन आती है, मतलब वीन आती है, नस आती है। ठीक है, अब जो वीन होती है वे क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वीन जो पुल्मोनरी वीन होती है वो उल्टा करती है, जैसे अरे यार आप लोग को उल्टा सीधा चक्कर नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, चैप्टर थोड़ा बड़ा है और वीडियो में थोड़ा छोटी बनाने चाह रहा हूँ, इसलिए अब रुकिए मैं समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों हमारे अंदर जो वीन होती है वो भी दो टाइप की होती है, आर्टरी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है। वीन दो टाइप की होती है, पहला पुल्मोनरी, दूसरा मेन वीन। कौन कौन सी, पुल्मोनरी और मेन वीन। आर्टरी भी दो टाइप की होती है, पुल्मोनरी और मेन आर्टरी। ठीक है, आर्टरी दो टाइप की, पुल्मोनरी और मेन आर्टरी। वीन दो टाइप की, पुल्मोनरी और मेन आर्टरी। ठीक, सॉरी मेन वीन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दो टाइप की होती है ना। अब यहाँ पे जो लंग्स हमारा होता है यहाँ से निकल करके आती है पुल्मोनरी वीन। पुल्मोनरी वीन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पुल्मोनरी वीन किस ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये उल्टा करती है, मतलब कि वीन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता। ओहो सॉरी सॉरी, बहुत उल्टा हो रहा है, रुकिए। तो अब देखिए, अब एक नया पेज लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा लंग्स है, क्या है, यहाँ पे हमारा लंग्स है। अब जो लंग्स होता है, अब एकदम ध्यान सुनिएगा, पुल्मोनरी वीन नोट कर लीजिए यार, बहुत दिक्कत हो रही होगी। पुल्मोनरी वीन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, फटाफट से नोट कीजिए। पुल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मेन वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मेन वीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पुल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। मेन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इन सभी बातों को आप लोग को याद रखना है। चार बातें बताई, चार बातों को याद रखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखते चलिए, लंग्स है हमारा, यहाँ से पुल्मोनरी वीन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। इतना समझ में आया, लंग्स से पुल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई। अब जब लंग्स से ये ब्लड लेकर के आई तो इसे पेट्रोल की कमी पड़ गई। ये कही यार अब मुझे पेट्रोल भराना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप के पास। फटाफट से ये आ जाती है पेट्रोल पंप के पास, यानी कि हर्ट के पास। हर्ट इसे कुछ पेट्रोल दे देता है। अब जब ये पेट्रोल हर्ट को मिल जाता है, मतलब इस गाड़ी को मिल जाता है, फिर ये आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब पुल्मोनरी वीन यहाँ से ब्लड को लेकर के आई, यहाँ से ब्लड को लेकर के आई, फिर ये जब यहाँ से ब्लड पंप हो जाता है, जब ब्लड को पंप हो गया, मतलब जब ब्लड है, ठीक है, ब्लड आया यहाँ पे हार्ट में। अब हार्ट में ब्लड आया, वो पंप हो गया। क्यों, क्योंकि उसे पंप किया गया, और क्या यार, सिंपल। अब जब वो पंप हो गया तो उसे दूसरी गाड़ी को थमा दिया गया, मतलब कि आर्टरी को थमा गया। तो जो मेन आर्टरी होती है वो यहाँ से ब्लड को कैरी करते करते लेके जाती कहाँ पास, दुकानदार के पास, यानी कि बॉडी ऑर्गन के पास। यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर बताता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, लंग्स में हम तो इतना जानते हैं कि यार लंग्स में ब्लड का ऑक्सीडेशन होता है, इतना समझ में आया। फिर वहां से लंग्स से ब्लड को जानबूझ के लाया जाता है हार्ट के पास। किसके द्वारा लाया जाता है, पुल्मोनरी वीन के द्वारा। पुल्मोनरी वीन के द्वारा हार्ट के पास इसे लाया गया, इतना समझ में आया। पुल्मोनरी वीन्स के द्वारा लंग्स से ब्लड को हार्ट के पास लाया गया। फिर जो हार्ट होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। फिर उसे कुछ प्रेशर दे देता है। फिर यहाँ से बॉडी सेल के पास कौन आता है, ब्लड आता है। ब्लड यहाँ से किसके पास आया है, बॉडी सेल के पास। लेकिन अब की बार इसे लाने वाला कौन है, लाने वाला है मेन आर्टरी। लिखते भी चलिए, मेन आर्टरी इसे लाया किसके पास, बॉडी ऑर्गन के पास। फिर बॉडी ऑर्गन उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी रिलीज की, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसे वेस्ट तौर पे उसमें से निकल गया। अब यहाँ से आर्टरी नहीं जाती, यहाँ से वीन जाती है। कौन जाती है, वीन जो होता है, नस जो होती है वो जाती है। कौन सी वीन, मेन वीन। अब जो पुल्मोनरी वीन है नहीं, यहाँ पे मेन वीन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है वापस हार्ट के पास।
क्यों लेके जाती है? कहती है भैया मेरा पेट्रोल की कमी है, थोड़ा मुझे पेट्रोल भर दो। तो फिर हार्ट इसमें पेट्रोल भर देता है, और इस प्रकार से जैसे ये फिर से पेट्रोल भर देता है, तो यहाँ पे इसे कौन मिलता है? पुलमोनरी आर्टरी मिलती है, जो कि लंग्स के पास वापस ले जाती है ब्लड। नहीं समझ में आया? अरे कोई बात नहीं, बस आप लोग ध्यान से देखते, यदि फिगर को ध्यान से देखते तो समझ में आ जाता है। अब देखिए पूरा समराइज करने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। लंग्स है, हाँ है। लंग्स में ब्लड को ऑक्सीडाइज किया गया, ब्लड का ऑक्सीडेशन किया गया, ब्लड में ऑक्सीजन भरा गया। ठीक, अब उसे हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करते 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 लाया किसके पास? हार्ट के पास लाया। हार्ट फिर उसे पंप किया, फिर वो उसी प्रेशर से ले गया किसके पास? बॉडी सेल के पास। फिर बॉडी सेल उसे यूज की, और उसे मतलब कि उस ब्लड को यूज करने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, ऑक्सीजन यूज कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके घर का कूड़ा कचरा था वो उस ब्लड में डाल दी, और उसके बाद उस ट्रक से चीनी ले ली, और ब्लड को मतलब कि उस ट्रक में कूड़ा कचरा डाल दी। अब इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? फिर ये कूड़ा कचरा आता है वापस हार्ट के पास, कहता है भैया थोड़ा पेट्रोल भर दो। फिर ये इसे पंप करके लेके जाता है किसके पास? लंग के पास। फिर लंग उसे उसमें ऑक्सीजन भरता है, फिर ये आता है हार्ट के पास। ओवरऑल हार्ट के पास ये लोग क्यों आ रहे हैं पता है? ताकि हार्ट उन्हें कुछ प्रेशर दे और वे लोग जा सके। तो हार्ट का बेसिकली काम ये होता है कि जो ब्लड होता है उसे पंप कर सके। अब समझ में आया? अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे लंग्स जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके जरिए जाता है? पुलमोनरी वीन्स के जरिए। और ब्लड मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आता है? पुलमोनरी आर्टरी के जरिए। देखिए अब नाम समझा रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा लंग है, लंग ब्लड को, प्योर ब्लड को कैसे भेजता है हार्ट के पास? पुलमोनरी वीन के जरिए। अब लंग के पास जो हमारा फेफड़ा होता है उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं पुलमोनरी आर्टरी के वजह से। नोट करती चलिए भैया, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा। पुलमोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है लंग्स के पास। पुलमोनरी वीन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है हार्ट के पास। यहाँ तक क्लियर है? अब जो हमारा हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हार्ट जो होता है इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर। पहला होता है लेफ्ट आर्टियम, फिर दूसरा होता है राइट आर्टियम, फिर तीसरा पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, चौथा पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल। जो हमारा आर्टियम होता है इसके जरिए हार्ट में ब्लड आता है, इसके जरिए हार्ट में ब्लड आता है। जो हमारा वेंट्रिकल होता है वहाँ पे ब्लड को पंपिंग की जाती है, ब्लड में पेट्रोल भरा जाता है, ठीक है। अब जो देखिए वेंट्रिकल का काम क्या होता है पता है? ब्लड को पंप करना। और आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी का काम होता है कि ब्लड कहीं पीछे न भाग जाए, ब्लड कहीं पीछे न भाग जाए, इसी को रोकने का काम करता है कौन? आर्टियम। आर्टियम क्या काम करता है? आर्टियम ब्लड को पीछे यानी कि वापस लंग्स के पास जाने में रोकता है, जबकि वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल ब्लड की पंपिंग करता है। बहुत बहुत मेहनत लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि समझ में आ रहा होगा तो ओवरऑल प्यारे बच्चों हमने क्या देखा फिर से समझा देता हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, नोट भी करते चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंग्स है, हाँ लंग्स है। लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिला, फिर उस ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? पुलमोनरी वीन। पुलमोनरी वीन इसे कैरी करके लेके जाती है हार्ट के पास, फिर हार्ट इसे इसे किसके पास भेज देता है? मेन आर्टरी के पास। फिर मेन आर्टरी लेके जाती है बॉडी ऑर्गन के पास। बॉडी ऑर्गन किसके पास से लेके जाता है? मतलब बॉडी ऑर्गन से मेन वीन में जाता है ब्लड, फिर मेन वीन से आता है, फिर हार्ट में आता है, हार्ट से पुलमोनरी आर्टरी के द्वारा वो पहुंच जाता है कहाँ पे? हमारे लंग्स में फिर से पहुंच जाता है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो सके? आसानी हो सके। पुलमोनरी वीन को मैं पीवी से डिनोट करूंगा, पुलमोनरी आर्टरी को पीए से, मेन वीन को एमवी से, मेन आर्टरी को एमए से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लंग्स है, लंग्स के बाद ब्लड किसके पास जाता है? पुलमोनरी वीन के पास जाता है। इसके बाद आया हार्ट के पास, हार्ट के पास, हार्ट के बाद ये कहाँ पे चला गया? हार्ट के बाद ये चला गया मेन आर्टरी के पास। किसके पास? मेन आर्टरी के पास। इसके बाद आया बॉडी ऑर्गन में, मतलब कि हमारे सेल में। सेल से किसके पास चला गया? सेल से चला गया मेन वीन के पास। जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये गया हार्ट के पास,
हार्ट के पास गया, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, फिर भेज दिया किसके पास, पुलमोनरी आर्टरी के पास भेज दिया, पुलमोनरी आर्टरी के पास भेज दिया। अब हमारा स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों कैसा दिख रहा है, देखिए ट्रिक भी अभी बताऊंगा ना, टेंशन क्या लेने के बाद। पीवी पीए एमवी एमए, कुछ दिखा? तो इस तरह से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओवरऑल हमारी यही ट्रिक है। फंक्शन क्या होता है, लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन डाल देता है और हार्ट जो होता है उसे पंप करके भेज देता है जहाँ भी उसे भेजना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड की जो सप्लाई होती है वो होती है। तो हमने जितना भी ये सब कूड़ा कचरा किया है, चलिए इसे मिटाते हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। प्यारे बच्चों कभी कभी किसी के पास ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। हो, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये है हमारा क्या, ये हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम है किसका, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे आप लोग एक बार एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। कैपिलरी का काम क्या होता है, आर्टरी और वीन को ज्वाइन करना। वीन का काम क्या होता है, वीन जो होती है वो हमारी ब्लड, मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो ब्लड को कैरी करने का काम कौन करता है, हमारी वीन्स करती हैं। वो भी कैसे ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उन्हें मेन वीन कैरी करती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यही बताया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। और एक लिम्फ नाम का सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, ये भी सिस्टम होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ भरता है, ऑक्सीजन, मतलब कि सेल्स को क्या पहुंचाता है, ऑक्सीजन। उसी प्रकार से जो बड़े बड़े प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं और जितने भी बड़े बड़े मतलब कि मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, विटामिन के, वो जब ब्लड कैपिलरी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि ब्लड कैपिलरी बहुत छोटी होती है, तब यहाँ पे हमें एक अलग से सिस्टम की जरूरत होती है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फ। लिम्फ जो होता है ये लिम्फ नाम का एक फ्लूइड को यूज करता है, लिम्फ नाम के एक टिश्यू फ्लूइड को ये क्या करता है, यूज करता है। और इसी फ्लूइड के जरिए वो ट्रांसपोर्ट करता है किसी बड़ी बड़ी प्रोटीन्स को और विटामिन की, मतलब जो बड़े बड़े होते हैं उन्हें। ठीक है, और प्यारे बच्चों इसे एक बार आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है दो टिश्यू के द्वारा। पहला होता है जाइलम टिश्यू, दूसरा होता है फ्लोएम टिश्यू। ये हम लोग 9th में ही पढ़ चुके हैं। जाइलम टिश्यू के दो पार्ट, जाइलम, जाइलम जो होता है ये जो हमारे टिश्यू होता है ये हमारे मतलब कि अंदर क्या करता है, ब्लड को नहीं, सॉरी, जो जाइलम टिश्यू होती है ये प्लांट में किसे सप्लाई करती है, वाटर और मिनरल को। और जबकि जो फ्लोएम होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। फ्लोएम किसे ट्रांसपोर्ट करती है, फूड को। जाइलम किसे ट्रांसपोर्ट करती है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को। जाइलम जो होती है ये हमेशा सभी चीज़ों को ऊपर लेके जाती है, मतलब कि जाइलम के जरिए वाटर हमेशा ऊपर जाता है, जबकि फ्लोएम के जरिए ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये दो बात आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। बाकी तो हम लोग 9th में इसे अच्छे से पढ़े थे, यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके चेक कर लीजिए, इसका सेपरेट वीडियो भी मैं बनाया हूँ चैनल पे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि यार जो प्लांट होते हैं वे कैसे अपने वेस्ट को निकालते हैं। प्लांट जो होते हैं प्यारे बच्चों वे अपने वेस्ट को निकालते हैं ट्रांसपायरेशन के जरिए, यानी कि उनकी जो लिव्स होती हैं वे पानी छोड़ती हैं, उसी के जरिए वे क्या करते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में अपने जो भी वाटर होते हैं मतलब कि एक्सेस में उन्हें निकाल देती हैं, और स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट में एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, तो एक्सक्रेशन प्लांट में कैसे होता है पता चला, एक्सक्रेशन प्लांट में होता है मेनली ट्रांसपायरेशन की मदद से। वाटर का कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन की मदद से। जबकि प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा की मदद से। अब हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, बहुत ही ध्यान से एकदम देखते चलिए। एक्सक्रीशन सिस्टम की यदि हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले हमें किसके बारे में देखना होगा, इससे पहले कि हम लोग एक्सक्रीशन के पास पहुँचे हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना तो होगा ही। पहली बात आप लोग ये जानना होगा कि ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। जिस तरह से प्यारे बच्चों एल्वियोली होती है लंग्स में, उसी प्रकार से किडनी में क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, जो किडनी होती है इसमें एक जो नेफ्रॉन होता है वो क्या करता है, वो गंदे ब्लड को प्योर करता है। मतलब जो ब्लड ऐसा है जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिन है और भी कुछ अलग अलग कंपाउंड है, उन्हें प्योर करने का काम कौन करता है, उन्हें प्योर करने का काम हमारा करता है कौन, नेफ्रॉन करता है।
अब यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन यदि हमने एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ लिया तो हम लोग सभी का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। पहले ये देख लीजिए, अभी हम लोग नेफ्रॉन के पास जाएंगे कि ब्लड कैसे प्योर होता है। पहले ये तो देख लेते हैं कि होता क्या है। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट रेनल आर्टरी, इस पार्ट को, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट रेनल वीन। फिर लेफ्ट किडनी ये है, राइट किडनी ये है, ये इसे हम लोग कहते हैं आरोटा, मतलब पूरा फिगर मैं आप लोग दिखा रहा हूँ खाली। इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट यूरेटर, इसे कहते हैं वीना कावा, इस वाले को। इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहीं पे जो यूरिनरी होती है, मतलब जो यूरिन होती है वो स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब देखिए होता क्या है, जो इम्प्योर ब्लड आता है उसे प्योर करने के बाद यूरेटर के जरिए हम लोग कहाँ भेज देते हैं? गाल ब्लैडर में, और वो वहीं पे स्टोर रहता है जब तक कि हम लोग उसे न निकालें अपने बॉडी से, ठीक है। तब तक वो वहाँ पे क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो फाइनली आ गए हैं लास्ट पेज पे, बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है। अब देखिए बहुत ही ध्यान से हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन में प्यारे बच्चों सबसे पहले रेनल आर्टरी के द्वारा यहाँ पे जो ब्लड होता है वो आता है। कहाँ पे आता है? बाउमांस कैप्सूल में आता है। अब जो यहाँ पे प्यारे बच्चों ग्लोमेरुलस पाया जाता है, यही हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। हमारे ब्लड को कौन फिल्टर करता है? ग्लोमेरुलस करता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ब्लड पहले रेनल आर्टरी के द्वारा आया, हाँ बहुत ही बढ़िया आया। अब फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस में गया, फिर वो उसे क्या किया? प्यूरिफाई किया, मतलब कि उसमें जो भी यूरिन वगैरह हैं उसे निकाल दिया, और जो क्लीन ब्लड है उसे दूसरे सेल में मतलब दूसरे ट्यूब में भेज दिया। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों? जो बाउमैन्स कैप्सूल होता है ये उस ट्यूबल से कंबाइन होता है, जो कि कहाँ पे होता है? जो कि इसके आसपास ऐसे ऐसे देख रहे हैं अटैच होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर इस तरह से जो क्लीन ब्लड होता है वो हमारे ब्लड कैपिलरी में भेज दिया जाता है, जबकि जो यूरिन होता है वो यहाँ पे भेज दिया जाता है, और इसके जरिए क्या होता है? पहुँच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। समझ में आया? देखिए यहाँ से ब्लड आया, हाँ आया, यहाँ से प्योर हुआ, हाँ, फिर यहाँ से जो गंदा सब्सटेंस है इसमें जैसे यूरिन वगैरह वो सब यहाँ पे आ जाते हैं नेफ्रॉन के जरिए, और फिर इसके जरिए क्या होता है? हमारा ब्लड जो होता है वो यहाँ पे आता है। फिर आते आते इसी जो ब्लड कैपिलरी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद हमारा जो क्लीन ब्लड होता है वो हमें निकल करके हमारी बॉडी में फिर से पहुंच जाता है। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों लंग्स भी ब्लड को क्लीन करता है, मतलब लंग्स भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और ये किडनी भी करता है। लेकिन किडनी यूरिन को निकालता है, जबकि जो लंग्स होता है वो खाली क्या करता है? लंग्स खाली ब्लड को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।